इस दुनिया में जब भी कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उसे किसी न किसी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है ताकि उसका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। लेकिन बावजूद इसके आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं या फिर परेशान होते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाने के बजाय किसी तांत्रिक बाबा के पास चले जाते हैं। और इन तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में आकर आज तक न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी है। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक ही घर की दो बहुएं अपने परेशानी को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और तांत्रिक बाबा के चक्कर में आकर एक ऐसा फैसला ले लेती है जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है शाहजहाँपुर और इसी शाहजहाँपुर का एक थाना पड़ता है जलालाबाद। जलालाबाद थाने के अंतर्गत फरीदपुर रेलवे स्टेशन के पास से गांव आता है पंचोली। बात कर रहा हूं मैं 23 जनवरी 2023 की सुबह के आसपास। इसी पंचोली का रहने वाला एक व्यक्ति रेलवे लाइन क्रॉस करके सुबह सुबह शौचालय के लिए जाता है तो देखता है कि रेलवे लाइन पे ही एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है और उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो चुका था। व्यक्ति जैसे ही डेड बॉडी को देखता है, इस बात की सूचना गांव में आकर के लोगों को देता है और फिर देखते ही देखते काफ़ी तादाद में लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस थाने में दे देता है। पुलिस भी अपनी टीम के साथ तुरंत ही घटनास्थल पर पहुँचती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचती है, उस डेड बॉडी को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाला एक व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 34 से 35 साल के आसपास थी। उसकी डेड बॉडी को देख करके साफ लग रहा था कि उसकी मौत 7 से 8 घंटे पहले हुई थी, क्योंकि उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था और वो खून भी लगभग सूख चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो व्यक्ति रात्रि के वक्त ट्रेन के चपेट में आ गया था। पुलिस उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए उसके कपड़ों की जब तलाशी लेती है तो उसके कपड़ों से कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिलता है जिससे उसका शिनाख्त हो सके। इसीलिए पुलिस वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से उस मरने वाले व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ पे मौजूद कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति का डेड बॉडी अपने कब्जे में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस आसपास के इलाकों में खबर दे देती है। एरिया के तमाम थानों में भी उस व्यक्ति का एक फ़ोटो व्हाट्सएप के ज़रिए सर्कुलेट कर देती है ताकि जो भी इसको जानने वाला होगा आ करके इस व्यक्ति का डेड बॉडी ले करके जाए। देखते ही देखते लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति थाने नहीं जाता है और ना ही उस मरने वाले व्यक्ति के बारे में कोई पूछताछ करता है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, 2 दिन के बाद उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उससे एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम चलता है कि उसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। दरअसल उसकी दम घुटने की वजह से मौत हुई है, क्योंकि उसके शरीर में काफ़ी मात्रा में अल्कोहल भी था और नशीली दवाइयों का अंश भी मिलता है। जैसे इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब तक इस व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो जाता तब तक पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस उस मरने वाले व्यक्ति का कुछ फ़ोटो प्रिंट आउट करवाती है और एरिया में तमाम जगहों पर दीवारों पे लगवा देती है। तभी तीसरे दिन एक बूढ़ा व्यक्ति रोते बिलखते थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, जिस मरने वाले लड़के का फ़ोटो दीवार पे लगा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा सुजीत है। पुलिस उस बूढ़े व्यक्ति को पहले तसल्ली से बिठाती है और फिर उससे उसका नाम और उसका एड्रेस पूछती है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरा नाम कमलेश्वर है और मैं गौसनगर गाँव का रहने वाला हूँ। पुलिस कमलेश्वर से कहती है कि तुम्हारे बेटे की हत्या की गई है, क्या तुम बता सकते हैं कि तुम्हारा बेटा पंचोली गांव में कैसे पहुंचा है? इस पे कमलेश्वर कहता है कि साहब, मेरा बेटा आज तक कभी पंचोली गांव में गया ही नहीं है। पुलिस फिर से कमलेश्वर से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे के साथ इस तरह की हरकत कौन कर सकता है? इस पे कमलेश्वर कहता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है। मेरे बेटे की हत्या एक तांत्रिक बाबा ने किया है जिसका नाम इरफान है और उसका साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे ही दोनों बहुएं हैं, जिसमें से एक का नाम संगीता और छोटी बहू का नाम बिमला है। पुलिस अब कमलेश्वर के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करने के लिए
कमलेश्वर से तांत्रिक इरफान का एड्रेस पूछती है। इस पे कमलेश्वर कहता है कि साहब मैं उसको नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ रहता है, लेकिन मेरी दोनों बहुएं उसके बारे में बेहतर तरीके से जानती है। पिछले 3 दिन से मेरा बेटा लापता था और मैं अपने दोनों बहुओं से मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था, लेकिन दोनों के दोनों अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। कमलेश्वर जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस उसे कहती है कि तुम यहीं पे थाने में रहो, मैं अपनी टीम को तुम्हारे घर पे भेजती हूँ। और फिर पुलिस अपने 2 कांस्टेबल को कमलेश्वर के घर पे भेजती है और उसकी दोनों बहुओं को थाने पर बुलाती है। लेकिन संगीता और बिमला जब थाने पहुँचती है, थाने में अपने सामने अपने ससुर को जब देखती है, अपने ससुर को सामने देखकर उनके चेहरे का हवाइयाँ उड़ने लगता है। दोनों सोचने लगती है कि शायद ससुर ने हमारे बारे में बहुत सारी बातें पुलिस वालों को बता दिया होगा। तभी पुलिस दोनों से पूछताछ करती है कि तुम दोनों ने सुजीत की हत्या क्यों किया है। इस पे दोनों के दोनों एक ही जवाब देती है कि साहब हमने सुजीत की हत्या नहीं किया है, बल्कि सुजीत की पत्नी बिमला कहती है कि साहब मैं अपने ही पति की हत्या कैसे कर सकती हूँ। लेकिन पुलिस यहाँ पे अंधेरे में एक पासा फेंकती है। पुलिस कहती है कि दरअसल जिस तांत्रिक से तुम लोगों ने मुलाकात किया था, उस तांत्रिक इरफान को हमने कस्टडी में ले लिया है और हमने जब उससे पूछताछ किया तो उसने अपनी सच्चाई कबूल कर लिया। इरफान ने बताया कि तुम दोनों ने उससे मिल करके साजिश रच करके और इरफान से ही सुजीत की हत्या करवाया है। पुलिस जैसे ही ये पासा दोनों के सामने फेंकती है, एकदम सही निशाने पे जाके लग जाता है और आखिरकार दोनों थर-थर कांपने लगती है और कांपते हुए अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। संगीता कहती है कि साहब इस षड्यंत्र में मैं नहीं शामिल थी, बल्कि बिमला ने ही तांत्रिक इरफान से मिलकर अपने पति की हत्या करवाई है। संगीता जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, इस बात पर बिमला एकदम से भड़क जाती है। बिमला कहते हैं कि नहीं साहब ये झूठ बोल रही है, बल्कि ये भी इस षड्यंत्र में शामिल थी। दरअसल मैं अपने पति की हत्या ही नहीं करवाई हूँ, बल्कि ये भी अपने पति की हत्या करवाने की पूरी षड्यंत्र बना चुकी है। आखिरकार दोनों पुलिस के सामने अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब इसका असलियत बताते हैं तो इसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं कमलेश्वर का सर शर्म से काफ़ी झुक जाता है। कमलेश्वर जो कि लखनऊ के गौसनगर गांव का रहने वाला है। कमलेश्वर के पत्नी के अलावा उसके 3 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम अजीत, जिसकी उम्र है 36 साल, दूसरे बेटे का नाम सुजीत, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल, और एक तीसरा बेटा सुधीर। कमलेश्वर जो कि अपने इलाके का काफ़ी ज़मींदार व्यक्ति है, उसके पास अच्छी खासी खेती है। कमलेश्वर खेती किसानी का ही काम करता है, अपने खेतों से ढेरों सारा अनाज निकलता है और अपने परिवार के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। कमलेश्वर के दोनों बेटे अजीत और सुजीत जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, कमलेश्वर दोनों की शादी तय कर देता है। अजीत की शादी संगीता से तय कर देता है। संगीता जो जलालाबाद के रूपापुर गांव के रहने वाला ठाकुर हरपाल सिंह की बेटी है, तो वहीं अपने दूसरे बेटे सुजीत की शादी बिमला से तय कर देता है। बिमला जो शाहजहांपुर के लक्सरपुर गांव के रहने वाला ठाकुर चंद्रभान सिंह की बेटी है। कमलेश्वर अपने दोनों बेटे की शादी एक दिन आगे पीछे करता है और फिर शादी कर अपने दोनों बहुओं को अपने घर पर लेकर आता है और फिर अपने पूरे परिवार के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। संगीता और बिमला भी जब शादी कर ससुराल जाती है, अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगती है। देखते ही देखते लगभग 6 से 7 साल का समय गुजर जाता है। इन 7 सालों में अजीत के 2 बच्चे हो जाते हैं, तो वहीं सुजीत के 3 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 7 साल का समय गुजर जाता है, अजीत और सुजीत जब खेतों से काम करके अपने घर पे आते हैं, अपनी थकावट को दूर करने के लिए शराब पीने लगते हैं। दोनों जब शराब पीना शुरू करते हैं, इस बात से उनके घर में दोनों की पत्नियों से झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। अजीत जो कि कम मात्रा में शराब पीता है, लेकिन सुजीत काफ़ी मात्रा में शराब पीने लगता है, जिसकी वजह से जब भी दोनों घर पे पहुंचते हैं, उन दोनों को अपनी पत्नियों से झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि आखिरकार नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दोनों अपने पत्नियों के ऊपर हाथ उठाने लगते हैं और उसके बाद से ये बिल्कुल आम बात हो जाती है। अजीत और सुजीत जब भी दारू शराब पी करके घर पे आते हैं, अपनी पत्नियों से झगड़े तकरार ही नहीं करते हैं, बल्कि उनकी पिटाई भी कर देते हैं। इस वजह से संगीता और बिमला काफ़ी परेशान रहने लगती है। एक दिन संगीता की एक पड़ोसन दोनों से मुलाकात करती है और कहती है कि जिस परेशानी से तुम लोग जूझ रही हो, उसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मेरा पति भी ऐसे ही दारू शराब पीता था। एक बाबा हैं जिनका नाम है इरफान, मैं उन्हीं के पास अपने पति को लेकर के गई थी। बाबा ने ऐसा तंत्र मंत्र बना करके दिया कि मेरे पति ने हमेशा के लिए दारू शराब छोड़ दिया। अगर तुम लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है तो तुम भी जा कर के एक बार बाबा से मिलो।
पड़ोसन जैसी इस तरह की बातें दोनों से कहती है, संगीता अकेले ही तांत्रिक इरफान बाबा से मिलने के लिए चली जाती है। जब इरफान से मिलने के लिए जाती है तो इरफान संगीता से कहता है कि कल आना, और जब आना तो तुम अपने पति और अपने देवर दोनों का फ़ोटो साथ लेकर आना। अगले दिन संगीता अपने पति और अपने देवर दोनों का फ़ोटो लेकर के फिर से इरफान के पास जाती है। लेकिन इरफान के पास जब जाती है, इरफान के सामने बैठ करके अपनी सारी कहानी बताती है। इरफान उसकी कहानी तो सुनता है, लेकिन इरफान की नीयत कहीं ना कहीं संगीता की खूबसूरती देख करके डोल जाता है। संगीता की तरफ गंदी निगाहों से देखने लगता है। दोनों एक दूसरे से जब बातचीत करना शुरू करते हैं, इरफान जब अपनी अजीब निगाहों से संगीता की तरफ देखना शुरू करता है, इसे देख करके संगीता को भी समझने में देर नहीं लगता है और आखिरकार संगीता भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और एक दिन मर्यादा की सारी सीमाएं टूट जाती है। संगीता और इरफान के बीच में संबंध बन जाता है और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद कभी थमने का नाम ही नहीं लेता है। एक दिन संगीता इरफान को लेकर अपने घर पे आती है और इरफान का अपने पूरे परिवार से परिचय कराती है। संगीता का ससुर कमलेश्वर भी इरफान को जब देखता है काफ़ी उसकी आवभगत करता है। कमलेश्वर को भी लगता है कि शायद अब इरफान उसके दोनों बेटों का शराब छुड़वा देगा। इरफान कमलेश्वर के घर में बैठ करके तंत्र मंत्र का पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू करता है और पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद संगीता और बिमला से कहता है कि आज के बाद से तुम दोनों का पति शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। अजीत जो कि पहले से ही कम मात्रा में दारू पी रहा था, लेकिन सुजीत काफ़ी मात्रा में शराब पी रहा था। इरफान अपनी तांत्रिक के माध्यम से संगीता और बिमला को बताकर तो चला जाता है, लेकिन बिमला के पति सुजीत के आदतों में थोड़ी सी भी बदलाव नहीं होती है। उसके बावजूद भी सुजीत आए दिन हर रोज़ काफ़ी मात्रा में दारू शराब पी कर आता है। जब भी दारू शराब पी कर के आता है, इसके बावजूद भी अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता है। बिमला जब इस तरह का जीवन व्यतीत करने लगती है, बिमला को भी लगता है कि उसका पति अब सुधरने वाला नहीं है। बिमला को लगता है कि जब तक उसका पति दारू शराब पीता रहेगा, अक्सर उसके साथ में मार पिटाई करते ही रहेगा। इस वजह से बिमला इतना काफ़ी तंग आ चुकी थी कि एक दिन अपनी जेठानी से कहती है कि मैं अपने पति के साथ में अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकती हूँ, बेहतर है कि मेरे पति को इस दुनिया से ही हटा दो, फिर उसके जायदाद पे मैं बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। बिमला जैसे इस तरह की बातें अपनी जेठानी से कहती है तो उसकी जेठानी संगीता भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर इस मसले को लेकर अपने प्रेमी बाबा इरफान के पास जाती है और इरफान से कहती है कि मेरे देवर सुजीत को इस दुनिया से हटाना है। जैसे इस तरह की बातें इरफान से कहती है, इरफान कहता काम तो हो जाएगा, लेकिन इसमें ढेरों सारे पैसों की खर्च पड़ेगा। पैसों की जब बात कहता है तो संगीता कहती है कि बाबा आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, बस इस काम को सावधानी पूर्वक से कर दीजिए। इरफान कहता है कि इस काम को मेरे लड़के चुटकियों में कर सकते हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए तुम्हें 2 लाख रुपया देना होगा। संगीता कहती है कि ठीक है बाबा, मैं आपको 2 लाख रुपये दूंगी और फिर 23,000 रुपये एडवांस के तौर पे इरफान को दे भी देती है। लेकिन ये 23,000 रुपये संगीता अपने पास से नहीं देती है, बल्कि संगीता की देवरानी बिमला देती है। जैसे ही 23,000 रुपया इरफान को मिल जाता है, इरफान इस काम को करने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इस षड्यंत्र में अपने 3 साथियों को शामिल कर लेता है और साथ ही साथ अपने एक छोटे भाई आरिफ को भी शामिल कर लेता है। जो 3 साथियों को शामिल करता है उसमें से एक का नाम है राम रतन, दूसरे का नाम है पुष्पेंद्र और तीसरे का नाम है वतन सिंह। इरफान इस काम को करने के लिए पहले संगीता से मुलाकात करता है और कहता है कि बिमला के पति सुजीत के नज़दीक पहुंचने के लिए मुझे कोई उपाय बताओ। संगीता कहती है कि सुजीत का एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम है नींबू, आप नींबू से कैसे भी कर करके दोस्ती कीजिए। संगीता जैसे ही नींबू के बारे में बताती है, इरफान नींबू के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है। दरअसल नींबू भी दारू का आदी होता है। इरफान नींबू के नज़दीक पहुंचने के लिए दुकान से दारू खरीद करके ले जाता है और नींबू के पास बैठता है, उससे बातचीत करता है और उसे दारू शराब पिलाने लगता है। दारू शराब पिलाते पिलाते आखिरकार इरफान का नींबू से दोस्ती हो जाती है। नींबू से जब दोस्ती हो जाती है, अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक दिन इरफान नींबू से कहता है कि तुम अपने दोस्त सुजीत के नंबर पर फ़ोन करो और उसे भी दारू पीने के लिए बोला। उसे बोलो कि मेरा एक दोस्त है जो शराब की पार्टी दे रहा है। नींबू भी इरफान की बातों में आ जाता है और फिर अपने दोस्त सुजीत के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त तुम्हारे दरवाजे पे जा रहा है, अगर शराब पीना है तो उसके साथ में आ जाओ। इधर सुजीत भी नींबू पे भरोसा कर लेता है और उसके बुलाए हुए जगह पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। 22 जनवरी 2023 को इसी षड्यंत्र के तहत इरफान
राम रतन को अपनी गाड़ी में भेजता है। लेकिन राम रतन को जब अपने गाड़ी से भेजता है तो उस गाड़ी में राम रतन के दोनों दोस्त और इरफान अपने छोटे भाई आरिफ को भी भेजता है। लेकिन राम रतन जैसे ही सुजीत के दरवाजे पे जाता है, अपने तमाम दोस्तों को गाड़ियों में ही बैठे रहने देता है और अकेले गाड़ी से उतर के जाता है, सुजीत को बुला करके लाता है और कहता है कि नीबू ने तुम्हें बुलाया है। नीबू का जब नाम लेता है, सुजीत भी राम रतन पे भरोसा कर लेता है और उसी गाड़ी पे बैठ जाता है। राम रतन सुजीत को अपनी गाड़ी पे बिठाकर शराब के ठेके पे ले जाता है। कहता है कि नीबू शराब के ठेके पे है। शराब के ठेके पर जब ले करके जाता है तो नीबू पहले से ही वहाँ पे इरफान के साथ मौजूद था। सुजीत गाड़ी में ही बैठे रहता है। राम रतन शराब के ठेके पे जाता है और सबके लिए शराब की बोतलें खरीद कर लाता है। लेकिन जैसे ही शराब की बोतलें खरीदता है, उसमें से एक शराब की बोतल में इरफान नशीली की 15 गोलियां उस बोतल में मिला देता है और फिर शराब की सारी बोतलें लेकर गाड़ी में आकर के बैठ जाता है और फिर वहाँ से गाड़ी रवाना होती है और गाड़ी में ही सब के सब शराब पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपने षड्यंत्र के तहत राम रतन सुजीत को वही दारू का बोतल देता है जिसमें नशीली गोलियां मिलाई गई थी। सुजीत जैसे ही दारू पीता है, नशे में चूर हो जाता है और नशे में चूर होकर गाड़ी में ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद से सब के सब मिलकर गाड़ी में ही सुजीत की गला दबा करके हत्या कर देते हैं और फिर थोड़ा सा रात्रि होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही रात्रि का 10 से 11 बज जाता है, रात्रि के अंधेरे के समय में इसी पंचोली गांव के रेलवे लाइन पर जाते हैं और सुजीत की डेड बॉडी को रेलवे लाइन पर रख करके वहां से सब के सब वापस अपने घर चले आते हैं और अगले दिन सुजीत की डेड बॉडी गांव के लोगों को मिलता है। वाकई में जब कमलेश्वर की दोनों बहुएं ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस इन्हीं के तहरीर पे बाबा तांत्रिक इरफान और उसके तमाम साथियों को अपने कस्टडी में लेकर आती है। लेकिन इरफान का छोटा भाई आरिफ पुलिस के रडार से फरार हो जाता है। पुलिस अभी भी आरिफ की तलाशी कर रही है, लेकिन आरिफ का अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।